everyone, welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya. I teach economics on this channel. मैंने स्टैटिस्टिक्स को कम्प्लीटली कवर करा दिया है, जितना भी स्टैटिस्टिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस वीडियो से हम इकोनोमेट्रिक्स को शुरू कर रहे हैं। इकोनोमेट्रिक्स जितना भी रेलेवेंट है एग्जाम के लिए हम पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है और इकोनोमेट्रिक्स में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और इकोनोमेट्रिक्स मॉडल के बनाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और फिर इससे नेक्स्ट वाली वीडियो से हम डिटेल में किसी भी टॉपिक को उठाएंगे और डिस्कशन करना शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है। देखिए, अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें ना, इकोनोमेट्रिक्स का लिटरल मीनिंग क्या है, तो लिटरल मीनिंग है इसका इकोनॉमिक मेजरमेंट। इकोनॉमिक मेजरमेंट, इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक तो एक डिसिप्लिन है जो हम सब पढ़ते हैं। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? मापना। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स की किसी भी चीज को नापेंगे, किसी भी चीज को डेटा की फॉर्म में रखेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक मेजरमेंट। अब इसका डेफिनेशन क्या है? इकोनोमेट्रिक्स में भी डिफाइंड एज द सोशल साइंस। इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जिसमें हम किस किस के टूल्स को यूज करेंगे? हम इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करेंगे, मैथमेटिक्स को यूज करेंगे और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, यानी कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो हमने अभी तक पढ़ा है, पॉइंट एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उस सब को यूज करेंगे। और वो सारे टूल हम इकोनॉमिक फिनोमिना पे यूज करेंगे। इकोनॉमिक फिनोमिना क्या होते हैं? जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम। ठीक है, जब हम इन सारे इकोनॉमिक फिनोमिना पे इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को यूज करेंगे, तो हमारा क्या बनकर आएगा? एक सेपरेट डिसिप्लिन बन के आएगा जिसका नाम होता है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले तो मैथमेटिकल हमारा थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए, जितना मैथमेटिक्स मैथमेटिशियंस पढ़ते हैं उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है जितना भी मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। उसके बाद में हमें जरूरत है स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स की। उसके बाद में हमें जरूरत है इकोनॉमिक थ्योरी की। ठीक है, इन तीनों चीजों की नॉलेज होना मस्ट है इकोनोमेट्रिक्स को समझने के लिए। इसको हम किस तरीके से और कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एम्पिरिकल डिटर्मिनेशन है। एम्पिरिकल का क्या मतलब होता है? जब हम किसी भी लॉ को, किसी भी स्टेटमेंट को डेटा के साथ वेरीफाई करते हैं तो उसको हम एम्पिरिकल स्टडी बोलते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में हम क्या करते हैं? एम्पिरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक लॉज हैं उनको हम डाटा के थ्रू वेरीफाई करेंगे तो वो हमारा इकोनोमेट्रिक्स बन जाएगा। अब हमें समझना है कि हमारे पास इकोनॉमिक्स तो है, फिर हमें इकोनोमेट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? हमें एक सेपरेट डिसिप्लिन की जरूरत क्यों पड़ी? Why we need a separate discipline altogether? जब हमारे पास इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है, तो मैं उसको आपको समझाती हूँ। लेट्स से लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, किसी भी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड किसी ने बता दिया, लेकिन कितनी कम होगी? हाउ मच? ये तो नहीं बताया ना। अगर हाउ मच बता देते तो हमें इकोनोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम डेटा के साथ डील करेंगे, इसमें दो प्रॉब्लम है। हमें यह तो पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कितनी कम होगी, और दूसरी, क्या ये हर केस में इक्वल होगी, यानी कि इलास्टिसिटी। अगर नमक का प्राइस बढ़ता है जो कि एक इसेंशियल कमोडिटी है, तब भी ये रूल अप्लाई होगा क्या? इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं या नहीं है? तो जब हम डेटा पे बेस करेंगे, या फिर लेट्स से इंडियन इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी पे जब हम कॉन्क्रीटली बोलना चाहें कि लास्ट 10 ईयर्स में लेट्स से पेट्रोलियम का प्राइस जो है वो 100 रुपीज से बढ़ा है। ये हाइपोथेटिकल है, मैं आपको हाइपोथेटिकल समझा रही हूँ। प्राइस जो पेट्रोल का वो 100 रुपीज पर लीटर से बढ़ा है, इसीलिए उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 1000 से कम हुई है। ठीक है, अगर हम इसको बता रहे हैं तो ये हमारा इकोनोमेट्रिक मॉडल्स के बाद में हम बता पा रहे हैं।
और ये हमारी एक सिंपल थ्योरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हम थ्योरी से उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे और कन्वर्जन करने के बाद में हम एग्जैक्ट डेटा के साथ कोई भी बात को बोलेंगे तो उस बीच में इकोनोमेट्रिक्स का यूज होगा। अब हम समझेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स में कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को बनाने। अभी तक हमने समझा कि जो इकोनोमेट्रिक्स है वो होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अब हम समझेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स की मैथोडोलॉजी क्या है। मैथोडोलॉजी का मतलब कि किस तरीके से काम करती है। देखिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे कि कीन्स की थ्योरी थी, कीन्स में उन्होंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का एक कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट में क्या था, इस कॉन्सेप्ट का मतलब था जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उसी तरीके से हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन जो बढ़ने का रेशो होता है वो सेम नहीं होता है। यानी कि अगर हमारी इनकम 100 से बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन 100 से नहीं बढ़ेगा, 80 से बढ़ेगा, और 20 क्या होगा, हम उसको सेव करेंगे। यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारे कंजम्पशन उसके रेशो में कम बढ़ेगी। और इसमें हम बोलते हैं कि जो एमपीसी होता है वो इसीलिए 0 से ज्यादा होता है लेकिन 1 से कम होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि जो रेशो होता है चेंज होने का वो सेम नहीं होता। अब इकोनोमेट्रिक्स में मैथोडोलॉजी देखते हैं कि इस चीज की क्या मैथोडोलॉजी होती है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताई आप वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, बट उतनी नहीं बढ़ेगी। यानी कि एमपीसी जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब इसी बात को लिखते हुए हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाएंगे? ये हमारी इनकम है, ठीक है, β1 प्लस β2 x। ये हमने क्या दिखाया? ये हमने दिखाया, इसको ग्राफिकली अगर दिखाना चाहें तो ये इस तरीके से दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारी इनकम है और यहाँ पे हमारा कंजम्पशन है, ठीक है। इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन इनकम के प्रोपोर्शन में कंजम्पशन हमारी कम बढ़ रही है। ये हमारा क्या होगा? एमपीसी, ठीक है। जिसमें β1 और β2 जो है वो पैरामीटर हैं, ठीक है। और β1 क्या है हमारा? β1 हमारा इंटरसेप्ट है और β2 हमारा स्लोप है। इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? जहां पे दूसरे एक्सिस को वो टच करेगा, ये हमारा क्या है? इंटरसेप्ट। अब हमने इसको मैथमेटिकल मॉडल में बना लिया। अब हम इसको इकोनोमेट्रिक मॉडल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? देखिए, हमारे कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस केवल इनकम तो नहीं करती है, ठीक है। इनकम के अलावा और भी चीजें होती हैं जो हमारी कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कि हमारा फैमिली साइज क्या है, ठीक है, हमारे फैमिली में वर्किंग मेंबर कितने हैं, उसके अलावा हमारा कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती हैं? हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट करती हैं। लेकिन इसमें कोई भी उन चीजों के लिए जगह नहीं है, इसमें केवल 2 ही चीजों के लिए जगह है, β1 β2। β2 हमारा क्या है? एमपीसी, और β1 हमारा क्या है? इंटरसेप्ट। तो अगर हम इसको इकोनोमेट्रिक मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो β1 प्लस β2x प्लस म्यू, ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं एरर टर्म, ठीक है। एरर टर्म जो होता है इसका इकोनोमेट्रिक्स में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हमारे एरर टर्म से निकल के आएंगे। यानी कि ऐसे छोटे मोटे इफेक्ट्स, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस जो हम β1 या β2 में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, उसको हम म्यू में या एरर टर्म में लिखते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल में। अब हमें क्या करना है? अब हमें डेटा को ऑब्टेन करना है, ऐसा डेटा जो इस चीज को इफेक्ट कर सके। यानी कि लेट्स से हमें 1000 फैमिलीज के इनकम का डेटा, कंजम्पशन का डेटा, ये सारे डेटा को हमें कलेक्ट करना है। फिर किसी भी एक फॉर्म से, या तो OLS के थ्रू या फिर GLS के थ्रू, मेथड्स ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, इस मेथड से हम क्या करेंगे? β1 और β2 की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। लेट्स से β1 और β2 की वैल्यू को निकालने के बाद हम इसके ऊपर हैट लगा देंगे। अब हैट का क्या मतलब है कि यह हमने एस्टिमेट कर लिया है, 0.06 प्लस 0.03x। ये सब हाइपोथेटिकल है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। हमारे β1 की वैल्यू ये आई और β2 की वैल्यू ये आई प्लस म्यू। ये हमने क्या किया? β1 और β2 की वैल्यू को एस्टिमेट कर दिया। जब हम आगे इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ेंगे
तो बीटा 1 और बीटा 2 को कैलकुलेट करने के जो भी फॉर्मूलेज होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी क्लेम है, इसमें क्या क्लेम था, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रही है, तो इस पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है। बिल्कुल प्रोसीजर वही है, नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसके बेस पे हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, फोरकास्टिंग हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स से हमारा y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस x। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है कि y की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे म्यू आएगा, एरर टर्म, ये जो हमारा y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो बीटा 1 बीटा 2 पे डिपेंड कर रही है, बीटा 1 और बीटा 2 इंडिपेंडेंट है। तो हम फोरकास्टिंग क्या करेंगे, अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारा क्लेम सच साबित हो जाता है तो हम बीटा 1 और बीटा 2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू से हम इनकम की वैल्यू को निकाल लेंगे। डिपेंडेंट वैल्यू से इंडिपेंडेंट वैल्यू निकल जाएगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम फोरकास्टिंग करेंगे या फिर प्रेडिक्शन करेंगे, दोनों सेम बात होती है। और जब हमारा फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन हो जाएगा तो उसको हम पॉलिसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। आप सब इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा है तो आई एम एज्यूमिंग कि माइक्रो मैक्रो की बेसिक नॉलेज आपको है। तो जब पॉलिसी बनती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज, उसमें हम मॉडल के जो उसमें हम फोरकास्टिंग का, उसमें हम इस मॉडल का यूज करके अकॉर्डिंगली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज को मॉडिफाई कर लेंगे। ये पूरा मैथोडोलॉजी है, इस तरीके से इकोनोमेट्रिक्स वर्क करती है, जिसमें 8 स्टेप्स होते हैं। और हम जब इकोनोमेट्रिक्स को शुरू करेंगे, कल हम शुरू करेंगे यहाँ से, ये जो हमारा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है। ठीक है, कल हम लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को पढ़ेंगे और जब हम इकोनोमेट्रिक्स के एंड के लेक्चर पे पहुंचेंगे तो हम यहाँ तक देखेंगे कि उससे हम पॉलिसीज को कैसे बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स के वीडियोस को अपलोड करूं उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।